हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों संघात लेसन को शुरुआत किया था और उसके विषय में हम लोगों ने विभिन्न तथ्यों पर विचार भी किया था। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं बच्चों और जानने का प्रयास करते हैं कि संघात में और हम लोगों को क्या क्या चीज़ सीखना है, जानना है। तो पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने संघात के संदर्भ में न्यूटन के नियम को जाना था और न्यूटन के नियम का हम लोगों ने अनुप्रयोग भी किया था, है ना। जैसे कि दो पिंड यदि आपस में टकराते हैं, है ना, वो एक विपरीत दिशा में गति करते हुए यदि आपस में टकराते हैं तो उसका अंतिम वेग का समीकरण क्या होता है। यदि वो एक ही दिशा में गति करके आपस में टकराते हैं तो उसका अंतिम वेग क्या होता है ना। जैसे कि प्रत्यास्थ संघात की अवस्था में उसका अंतिम वेग का समीकरण क्या होगा और प्रत्यास्थ संघात की अवस्था में उसका अंतिम वेग क्या होता है। तो विभिन्न तथ्यों पर हम लोगों ने मतलब इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने विचार किया था। तो चलिए आज हम लोग नए ढंग से, जिसको हम लोग संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, उस सिद्धांत के आधार पर हम लोग, है ना, दो संघात करने वाले पिंडों का अंतिम वेग का समीकरण प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा टॉपिक्स होगा बच्चों वो कुछ इस प्रकार होगा, मैं उसको लिख देना चाहता हूँ कि देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत का हम लोग प्रयोग करके, है ना, संवेग संरक्षण का सिद्धांत का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करके संघात करने वाले पिंडों का अंतिम वेग का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, देखिए संवेग संरक्षण के, है ना, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, है ना, संघात करने वाले, है ना, वस्तुओं का या पिंडों का, वस्तुओं, है ना, या पिंडों, जो भी आप नाम दे सकते हैं बच्चों, वस्तुओं या पिंडों का अंतिम वेग का समीकरण हमको ज्ञात करना है, अंतिम वेग का समीकरण। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं बच्चों, और ये कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसका कैलकुलेशन आप लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके होंगे कि इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान है ना। तो चलिए मैं सबसे पहले इसका फ़ोटो बना देना चाहता हूँ बच्चों, उसके बाद मैं इसका कैलकुलेशन करूँगा। तो मान लेते हैं कि बच्चों एक द्रव्यमान मेरा ये है कि नहीं, और एक द्रव्यमान मेरा ये है ना। इसका द्रव्यमान m है और इसका द्रव्यमान m डैश है, और दोनों जो है एक ही दिशा में क्रमशः u और u डैश वेग से गति कर रहे हैं। संघात करने के बाद क्या होता है बच्चों, है कि नहीं, दोनों आपस में टकराएंगे। मान लेते हैं कि दोनों इस बिंदु पर आकर के टकराते हैं, ये m है, ये m डैश है। तो टकराने के बाद वो एक ही दिशा में क्रमशः, है कि नहीं, v और v डैश वेग से गति करने लगते हैं। ये m है और ये m डैश है। तो संघात करने के बाद इसका वेग कितना हो जाता है बच्चों, संघात करने के बाद इसका वेग v और इसका वेग v डैश हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसका सिद्धांत देंगे, है ना। सब कुछ आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों अच्छी तरह से कि यहाँ पर दो द्रव्यमान है m और m डैश, जो कि क्रमशः u और u डैश वेग से गतिशील है। ये आपस में संघात कर रहे हैं इस बिंदु पर। तो संघात करने के बाद जो है इसका वेग में परिवर्तन आएगा और वो एक ही दिशा में गति करने लगते हैं। तो जिसका दिशा इस दिशा में गति कर रहा है और उसका वेग क्रमशः v और v डैश है। तो यहाँ पर देखिए कुछ बातें मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, उसको आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए माना m तथा m डैश, है ना, m तथा m डैश दो द्रव्यमान, m तथा m डैश दो द्रव्यमान, है कि नहीं, दो द्रव्यमान क्रमशः u तथा
क्रमशः u तथा u डैश वेग से, है ना, क्रमशः u तथा u डैश वेग से एक ही दिशा, है ना, एक ही दिशा में गति करते हुए, एक ही दिशा में गति करते हुए आपस में टकराते हैं, गति करते हुए आपस में टकराते हैं। टकराने के बाद, है ना, देखिए टकराने के बाद उन, है ना, टकराने के बाद उन पिंडों का, है ना, टकराने के बाद उन पिंडों का वेग क्रमशः, उन पिंडों का वेग क्रमशः भी तथा भी डैश हो जाता है ना, क्रमशः भी तथा भी डैश हो जाता है और एक ही दिशा में गति करने लगते हैं, और एक ही दिशा में गति करने लगते हैं बच्चों। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देखिए दो पिंड है, तो हम लोगों ने क्या लिखा, माना m तथा m डैश दो द्रव्यमान क्रमशः u तथा u डैश वेग से एक ही दिशा में गति करते हुए आपस में टकराते हैं, है ना। टकराने के बाद उन पिंडों का वेग क्रमशः v तथा v डैश हो जाता है और एक ही दिशा में गति करने लगते हैं, जिससे फिगर से आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो अब संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम लोग इसको दे सकते हैं। देखिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, है ना, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए टकराने से पहले का संवेग, टकराने से पहले का संवेग बराबर होता है टकराने के बाद का संवेग, है ना, टकराने के बाद का संवेग, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो टकराने से पहले का संवेग क्या होगा, आप लोग जानते हैं संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो दोनों पिंडों का कुल संवेग कितना हो जाएगा, तो mu लिखेंगे प्लस इसका हो जाएगा m डैश u डैश इज इक्वल टू, अब इस टकराने के बाद का संवेग क्या हो जाएगा, mv प्लस m डैश v डैश। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहकर अभी छोड़ देते हैं बच्चों। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का प्रयोग यहाँ पर हम लोग करेंगे। देखिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, है ना, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, है ना, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ये भी हम लोग जानते हैं कि टकराने से पहले पिंडों की कुल ऊर्जा, है ना, गतिज ऊर्जा, टकराने के बाद पिंडों की कुल गतिज ऊर्जा बराबर होती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए टकराने के, है ना, टकराने के पहले पिंडों की गतिज ऊर्जा, है ना, पिंडों की गतिज ऊर्जा, टकराने के पहले पिंडों की गतिज ऊर्जा बराबर होगा टकराने के बाद गतिज ऊर्जा, टकराने के बाद गतिज ऊर्जा। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो टकराने के पहले कितनी गतिज ऊर्जा है, आप जानते हैं 1/2 m u स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/2 m डैश u डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा 1/2 m v स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 1/2 m डैश v डैश स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। अब हम लोग समीकरण 1 से हम लोग चलिए बात करते हैं बच्चों। समीकरण नंबर 1 क्या होता है, देख रहे हैं कि समीकरण 1 से, लेकिन हम लोग उसको रीअरेंज करेंगे समीकरण 1 को। समीकरण 1 में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, तो दोनों एक m को एक तरफ कर लेंगे और देख पा रहे होंगे कि m डैश यहाँ पर है, ये भी m डैश है, तो दोनों को हम लोग एक तरफ कर लेंगे। तो m को हम लोग एक तरफ करेंगे तो बच्चों कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा mu माइनस mv, है ना, और m डैश को भी हम लोग उधर करेंगे बच्चों तो क्या होगा m डैश v डैश, m डैश u डैश को उधर करेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा m डैश u डैश। इस प्रकार मेरा, अब m को हम लोग इससे कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, u माइनस v प्राप्त हो रहा है, इससे हम लोग m डैश को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा मेरा v डैश माइनस u डैश।
इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 कहेंगे। अब देखिए हम लोग समीकरण नंबर 2 का प्रयोग इसी प्रकार करेंगे बच्चों। देखिए समीकरण नंबर 2 से, है ना, समीकरण 2 में भी हम लोग एम को एक तरफ कर लेंगे और एम डैश को एक तरफ कर लेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा 1/2m ये यू स्क्वायर माइनस 1/2m भी स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 1/2m, है ना, डैश भी डैश स्क्वायर। अब यू डैश वाला टर्म इधर से आ जाएगा तो m/1/2m डैश और ये हो जाएगा मेरा यू डैश स्क्वायर। तो इधर देखिए क्या कॉमन ले लेंगे, आप देख पा रहे हैं इधर भी 1/2 या 1/2 को इधर से कॉमन ले लेंगे बच्चों, है कि नहीं। यहाँ 1/2 और m इससे दोनों कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा u डैश माइनस v डैश। इधर भी हम लोग वही करेंगे 1/2 m डैश को हम लोग कॉमन ले लेंगे बच्चों, इधर बचेगा v डैश माइनस u डैश स्क्वायर। तो 1/2 वाला टर्म तो इधर दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा जो टर्म बचेगा बच्चों वो ये होगा कि m इधर बचेगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू m डैश और ये बचेगा v डैश स्क्वायर माइनस u डैश स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 कहेंगे। अब हम लोग आगे जो कैलकुलेशन करेंगे बच्चों वो यह करेंगे कि समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग दे देंगे, है कि नहीं। हम लोगों को यही करना है। तो क्या लिख रहे हैं, देखिए समीकरण, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। देखिए समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग देने पर, है ना, समीकरण 3 से भाग देने पर, तो भाग देते हैं तो बच्चों को क्या प्राप्त होता है, आप लोग जान पा रहे होंगे बच्चों हम लोगों को क्या प्राप्त होगा। तो देखिए m वाला टर्म यहाँ पर लिखेंगे u डैश माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, ये m डैश ये हो जाएगा v डैश स्क्वायर माइनस u डैश स्क्वायर। इसमें किस टर्म से हम लोग भाग देंगे बच्चों, समीकरण नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे, इधर हो गया m और ये हो जाएगा u माइनस v और ये टर्म क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ लिखेंगे एम डैश भी डैश माइनस यू डैश। इसको हम लोग ऐसे करेंगे बच्चों। तो चलिए इतना आप लोग लिख पाए होंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग इसी पेज में थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करके इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो समीकरण को आप लोग अच्छी तरह से देखें बच्चों। तो यहाँ से एक हम इस समीकरण में यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से m कैंसिल हो सकता है, m डैश कैंसिल हो सकता है और साथ में आप यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी जान रहे होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी। इसी में इसको हम लोग तोड़ देंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं बच्चों। यहाँ पर तो इसको हम लोग फार्मूला में तोड़ेंगे। ऊपर में क्या हो जाएगा, आप जानते हैं u प्लस भी और u माइनस भी और नीचे में क्या है u माइनस बी। इसी प्रकार इधर भी होगा बच्चों भी डैश माइनस यू डैश और यहाँ पर भी हो जाएगा मेरा, देख पा रहे होंगे कि भी डैश प्लस यू डैश और नीचे में आ जाएगा टर्म मेरा भी डैश माइनस यू डैश। इससे देखिए यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल हो जा रहा है, ये दोनों टर्म यहाँ से कैंसिल होगा। तो डेट सिंप्लाइज हमको क्या प्राप्त होगा, u प्लस भी इज इक्वल टू भी डैश और प्राप्त होगा यू डैश। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों कि हम लोगों को यहाँ से भी कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ से हम लोग भी का मान कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए भी इज इक्वल टू क्या, इसको हम लोग समीकरण नंबर भी दे देते हैं, इसको हम लोग समीकरण नंबर 5 दे देते हैं, है ना। यहाँ से हम लोग भी को कैलकुलेट करेंगे तो भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, भी डैश प्लस यू डैश और माइनस यू डैश हो जाएगा। अब ये जो भी का मान निकला है बच्चों, इस मान को आप समीकरण नंबर 3 में रख दें। तो लिखेंगे यह मान समीकरण 3 में रखने पर, है कि नहीं, यह मान समीकरण 3 में रखने पर, यह मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 आप लोग देख ही पा रहे होंगे बच्चों, आपके कॉपी में भी लिखा होगा, उसको अच्छी तरह से देखें एक बार। आप देख लीजिए समीकरण 3 क्या है, ये समीकरण नंबर मेरा 3 है। तो चलिए हम लोग इसी से इसका मान यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर हम लोग भी का मान को पुट कर देंगे। तो देखिए समीकरण 3 में यहाँ से रखेंगे बच्चों, हम लोगों को कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। यहाँ m देखिए u और v का मान रखेंगे तो यहाँ से माइनस आ जाएगा, अंदर हो जाएगा सबका v डैश माइनस u डैश और ये हो जाएगा प्लस u।
है कि नहीं, ब्रैकेट बंद। और अब देखिए एम डैश हो गया। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, वी डैश माइनस यू डैश होगा। तो देखिए यू यू को हम लोग मल्टीप्लाई प्लस करेंगे बच्चों, यू यू को हम लोग प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2u प्राप्त होगा। और इधर से हम लोगों का वी डैश माइनस यू डैश प्राप्त हुआ इज इक्वल टू एम डैश। और फिर देखिए क्या मिलेगा, वी डैश माइनस यू डैश। अब हम लोग m को अंदर करेंगे तो डेट सिंप्लाइज m को अंदर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2mu, है ना। अब इसको हम लोग अंदर करेंगे तो ये मिलेगा m वी डैश। अब यहाँ से मिलेगा m u डैश इज इक्वल टू, ये भी m डैश को हम लोग अंदर करेंगे तो m डैश वी डैश। अब यहाँ से मिल रहा है m डैश u डैश हमको मिल रहा है इस प्रकार। तो हम लोगों को यहाँ से क्या करना है बच्चों कि वी डैश वाला टर्म को हम लोग एक साइड कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए वी डैश वाला टर्म कौन कौन सा है मेरा, देखिए एक यहाँ पर वी डैश है, यहाँ पर एक वी डैश है बच्चों, है ना। तो ये चीज़ हम लोगों को एक तरफ कर लेना है और यू डैश वाला टर्म को हम लोग इधर ले आएंगे। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है बच्चों, देखिए 2mu कर लिए। अब वी डैश वाले टर्म को उधर करना है तो यहाँ से मेरा क्या बच रहा है, m u डैश। अब यू डैश वाला टर्म ये भी है तो यू डैश वाला टर्म को हम लोग प्लस हो जाएगा ये लाने से, तो ये क्या होगा m डैश, ये यू डैश। अब वी डैश है ना, वी डैश वाला टर्म को उधर करेंगे तो ये क्या बचेगा, देख पा रहे होंगे m डैश वी डैश, ये प्लस हो जाएगा तो ये हो गया m और ये वी डैश। तो डेट सिंप्लाइज 2mu, है ना। इसमें से हम लोग u डैश को कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस u डैश आ गया मेरा, है कि नहीं। यहाँ से क्या बचेगा, देख पा रहे होंगे m डैश माइनस m और v डैश को हम लोग यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो v डैश इज इक्वल टू भी यहाँ पर बचेगा m प्लस m डैश। तो अब हम लोग वी डैश का वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे तो वी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर पहले हम लोग यू डैश वाला ही टर्म को लिख देते हैं, यू डैश, और यहाँ पर हो जाएगा एम डैश माइनस एम और प्लस 2mu और नीचे में हो गया बच्चों m प्लस m डैश। तो ये मेरा समीकरण प्राप्त होता है कि नहीं, वी डैश वाला समीकरण हमको ये प्राप्त होता है बच्चों। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि नहीं कि वी डैश का समीकरण हमको ये प्राप्त होता है, उसको आप लोग अच्छी तरह से कॉपी में उतार लें। तो ये एक फाइनल वेलोसिटी था। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है क्या बच्चों कि हम लोग भी कैलकुलेट करेंगे। तो भी को कैलकुलेट करने के लिए तो आप लोग जो समीकरण 5 नंबर देख रहे हैं, समीकरण 5 है कि नहीं, तो इससे हम लोग वी डैश का वैल्यू निकाल करके समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो चलिए हम लोग उसको नेक्स्ट पेज में करते हैं बच्चों। आप लोग अपने कॉपी में इसे बढ़िया तरह से उतार लें। तो नेक्स्ट पेज में उसको हम लोग देखेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, तो समीकरण हम लोग क्या करेंगे, 5 से वी डैश का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। देखिए समीकरण 5 से, है ना, समीकरण 5 से। तो समीकरण 5 को हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं बच्चों। यहाँ पर समीकरण 5 कितना है, देखिए u प्लस भी इज इक्वल टू वी डैश प्लस यू डैश, ये है। यहाँ से हम लोग किसको कैलकुलेट कर लेंगे, वी डैश को कैलकुलेट करेंगे। तो वी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यू डैश को उधर ले जाना पड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा u प्लस भी माइनस यू डैश। अब इस मान को हम लोग समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, है कि नहीं। इस मान को हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। देखिए यह मान समीकरण 3 में रखने पर, यह मान समीकरण 3 में, यह मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा बच्चों, समीकरण 3 क्या है ना। हम पहले समीकरण 3 को ही उतार देते हैं तो ये हो गया m u माइनस भी इज इक्वल टू m डैश और v डैश माइनस u डैश है। तो v डैश के जगह में हम लोगों को ये वैल्यू रखना है तो डेट सिंप्लाइज, तो हम लोग यहाँ पर v डैश का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो गया u माइनस भी इज इक्वल टू, ये हो गया m डैश और v डैश का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस भी माइनस यू डैश और ये हो जाएगा माइनस यू डैश। तो यू डैश यहाँ पर दोनों प्लस हो जाएगा बच्चों और m को हम लोग अंदर करेंगे तो क्या हो गया एम यू माइनस एम भी, m को अंदर करेंगे, डायरेक्ट हम लोग अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 2mu डैश, किस में होगा, माइनस में, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइनस यू डैश इज इक्वल टू माइनस 2u डैश होगा और उसको m डैश से गुना करेंगे। तो m डैश को u से हम लोग गुना करेंगे बच्चों, कितना प्राप्त होगा, देख पा रहे होंगे m डैश u और v को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा m डैश v। इस प्रकार हम लोगों को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो सिमिलर वाला टर्म होगा, जैसे यहाँ पर देखिए भी वाला टर्म यहाँ पर भी है, भी वाला टर्म यहाँ पर भी है, तो दोनों भी को हम लोग एक साइड कर देंगे, है कि नहीं।
और एम यू वाला टर्म को इस साइड हम लोग करेंगे। तो डेट सिंप्लाइज हम लोगों को देखिए भी वाले टर्म को हम लोग इधर कर देते हैं और यू वाले टर्म को उधर करेंगे, तो माइनस हो जाएगा ये एम भी, ये भी टर्म उठ के इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो एम डैश भी इज इक्वल टू -2m, ये हो गया यू डैश प्लस एम डैश ये यू, अब यू वाला टर्म को उठा के लाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया एम यू। अब हम लोग सबसे कॉमन लेंगे तो इससे हम लोग माइनस भी को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एम प्लस एम डैश हो गया बच्चों इज इक्वल टू -2m, ये यू डैश हो गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, माइनस यू को कॉमन ले लेते हैं, है ना, माइनस यू को इससे हम लोग कॉमन लेंगे, तो माइनस लेंगे तो जो माइनस वाला टर्म है वो प्लस में आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा एम माइनस एम डैश आ जाएगा। अब इस माइनस को हम लोग बराबर के इधर भेज देंगे, तो डेट सिंप्लाइज हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, है ना, तो ये हो गया भी एम प्लस एम डैश, है ना, इज इक्वल टू, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m यू डैश प्लस ये हो जाएगा यू एम माइनस ये हो जाएगा एम डैश। तो हम लोग भी का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो भी इज इक्वल टू कितना हो गया 2m यू डैश प्लस ये हो गया यू एम माइनस एम डैश, है ना, बटा हो जाएगा एम प्लस एम डैश। तो यही वैल्यू जो है मेरा भी का कैलकुलेट हो गया। तो ये दोनों समीकरण है, ये किस सिद्धांत पर हम लोगों ने किया, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम लोगों ने, है ना, दो संघात करने वाले पिंडों का अंतिम वेग को कैलकुलेट कर लिया बच्चों। तो अब हम लोग इसके बारे में कुछ निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि ये मान लेते हैं कि जिस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर देखा बच्चों कि दो संघात करने वाले पिंडों का द्रव्यमान अलग अलग था, एक पिंड का द्रव्यमान m था और दूसरा पिंड का द्रव्यमान m डैश था। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पिंडों का द्रव्यमान समान मान लेंगे, दोनों एक ही प्रकार के पिंड, द्रव्यमान समान है, तो उसका वेग में क्या अंतर आता है हम लोग चलिए वो चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कंडीशन रखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग शर्त रखेंगे क्या कि दोनों पिंडों का द्रव्यमान समान है ना, देखिए दोनों पिंडों का द्रव्यमान समान है ना, दोनों पिंडों का द्रव्यमान क्या है, समान है बच्चों। तो ये बात समझ में आ गया होगा, कहने का मतलब हो गया कि m बराबर m डैश है कि नहीं, दोनों पिंडों का द्रव्यमान यहाँ पर समान है। तो समीकरण से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, तो हम लोग देखेंगे पहला समीकरण जो हम लोगों ने प्राप्त किया अंतिम वेग के समीकरण से। अब लिखेंगे देखिए अंतिम वेग के समीकरण से, है ना, अंतिम वेग के समीकरण से। तो अंतिम वेग का समीकरण हम लोगों को कुछ इस प्रकार प्राप्त हुआ था बच्चों, तो v डैश इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिला था, समीकरण को मैं देख करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मिला था देखिए u डैश m डैश माइनस m और प्लस 2m u बटा और यहाँ मिला था m प्लस m डैश। तो चलिए दोनों, चूँकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि दोनों पिंडों का द्रव्यमान समान है ना, यहाँ m बराबर m डैश है हम लोग लिखें, तो यहाँ पर देखिए m और m डैश दोनों समान है तो दोनों घटेगा, तो ये टर्म में मेरा जीरो हो जाएगा बच्चों। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए u डैश हो गया, यहाँ पर भी हो गया m और यहाँ पर भी हो गया m प्लस ये हो गया 2mu और नीचे में भी दोनों पिंड का द्रव्यमान समान है, इसका मतलब यहाँ पर भी हो गया m प्लस m, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये टर्म यदि जीरो हो गया तो हमको क्या प्राप्त होगा, सिर्फ ये टर्म प्राप्त होगा, इसका मतलब हो गया 2mu और नीचे में भी m प्लस m इज इक्वल टू 2m। तो देखिए ये दोनों कट गया, इज इक्वल टू हमको u प्राप्त हुआ, इसका मतलब है कि v डैश इज इक्वल टू हमको u प्राप्त हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों, इससे हमको पता चलता है कि पिंड अपना वेग अदला बदली कर लेता है कि नहीं, इंटरचेंज कर लेता है कि नहीं, बात समझिए। यहाँ पर फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये पहला वस्तु था, ये दूसरा वस्तु था, इसका द्रव्यमान भी m है, इसका द्रव्यमान भी m है और ये u वेग से गति कर रहा है और ये u डैश वेग से टकराने के बाद, है ना, इसका द्रव्यमान m है, इसका भी द्रव्यमान m है, टकराने के बाद इसका भी वेग v हो जाता है और इसका वेग v डैश हो जाता है। तो समीकरण में हम लोग क्या पाते हैं बच्चों, देख पा रहे होंगे कि ये दूसरा जो पिंड का वेग है वो पहले पिंड के
समान वेग प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब है कि ये दोनों इंटरचेंज कर लेता है अपना वेलोसिटी को, उसके बाद ये दोनों अपना पिंड अपना वेलोसिटी को इंटरचेंज करता है कि नहीं। इस प्रकार यदि समान द्रव्यमान का यदि दो पिंड आपस में टकराता है तो दोनों ही पिंड अपना वेग का आदान प्रदान कर लेता है। तो अब हम लोग दूसरे समीकरण से भी हम लोग देख सकते हैं बच्चों, ऊपर वाले समीकरण से v का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इससे भी हम लोग देख सकते हैं। देखते हैं, चलिए सबसे पहले आप लोग कॉपी में जो समीकरण को लिखे हैं उस समीकरण पे गौर करेंगे बच्चों। तो भी का जो समीकरण हम लोगों ने प्राप्त किया तो उसको हम लोग लिख देते हैं 2mu डैश, है कि नहीं, प्लस u और ये हो गया m माइनस m डैश और बटा यहाँ पर हो गया m प्लस m डैश। अब हम लोग यहाँ पर क्या कंडीशन रखें कि m बराबर m डैश होगा, तो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं कि ये टर्म तो जीरो हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला टर्म है कि नहीं, और यहाँ पर 2m हो जाएगा। तो v डैश इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 2mu डैश और ये टर्म जीरो हो गया बच्चों, है कि नहीं, प्लस और ये हो जाएगा 2m। तो देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा, u डैश। इसका मतलब है कि वैसा पिंड है ना, आप लोग यहाँ फिगर में भी देख पा रहे होंगे बच्चों कि देखिए दूसरा पिंड जो है पहले पिंड के प्रारंभिक वेग को प्राप्त कर लेता है और जो पहला पिंड है कि नहीं, वो पहला पिंड वो दूसरे पिंड के प्रारंभिक वेग को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि संघात करने के बाद दोनों पिंड अपने वेग का आदान प्रदान कर लेता है। तो इसको बात को यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। देखिए दोनों समीकरण से स्पष्ट है, मतलब ये समीकरण इससे और समीकरण इससे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए दोनों समीकरण से स्पष्ट है ना, दोनों समीकरण से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, देखिए दोनों समीकरण से स्पष्ट है कि संघात करने के बाद, है ना, संघात करने के बाद, है ना, संघात करने के बाद दोनों पिंड, संघात करने के बाद दोनों पिंड, है ना, अपना वेग, लेकिन दोनों पिंड अपना वेग का आदान प्रदान कर लेता है ना, अपना पिंड, दोनों पिंड अपना वेग का आदान प्रदान कर लेता है, आदान प्रदान कर लेता है बच्चों। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, मेरी, है ना, मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टॉपिक्स को लिख देते हैं। देखिए, है ना, अप्रत्यास्थ, है ना, अप्रत्यास्थ संघात, संघात में ऊर्जा हानि, है ना, अप्रत्यास्थ संघात में ऊर्जा हानि। तो ये टॉपिक से मेरा अप्रत्यास्थ संघात में ऊर्जा हानि कितनी होती है, तो इसी पर हम लोगों को बात करना है बच्चों, है कि नहीं। अप्रत्यास्थ संघात में ऊर्जा हानि कितनी होती है, इसी पर हम लोगों को बातें करनी है। तो हम लोग सबसे पहले फिगर बना लेते हैं बच्चों। देखते हैं यहाँ पर, देखिए मान लेते हैं कि ये एक द्रव्यमान है m और ये भी एक द्रव्यमान है m डैश, जो क्रमशः u तथा u डैश वेग से गतिशील है। आपस में ये दोनों संघात करते हैं बच्चों, इस प्रकार आपस में संघात करते हैं, अप्रत्यास्थ, है ना, अप्रत्यास्थ संघात दोनों के बीच में हो रहा है। तो अब जो ये अपना वेग प्राप्त करते हैं बच्चों, ये एक कॉमन वेलोसिटी प्राप्त कर लेते हैं, है कि नहीं, क्योंकि प्रत्यास्थ, है कि नहीं, क्या हो रहा है, संघात हो रहा है, इसलिए कॉमन वेलोसिटी प्राप्त कर लेते हैं। एक उभयनिष्ठ वेग, दोनों का वेग समान हो जाता है कि नहीं। तो इस प्रकार हम मानते हैं कि ये भी वेग से गति करने लगता है और ये भी वेग से गति करने लगता है ना, ये उभयनिष्ठ वेग को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए माना, है कि नहीं, माना दो, है ना, दो पिंड, है कि नहीं, माना दो पिंड जिसका द्रव्यमान, है ना, माना दो पिंड जिसका द्रव्यमान क्रमशः, है ना, जिसका द्रव्यमान क्रमशः m तथा m डैश है, जिसका द्रव्यमान क्रमशः m तथा m डैश है ना, m तथा m डैश है, दोनों एक ही दिशा, है कि नहीं, दोनों एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में u तथा u डैश वेग से, है कि नहीं, एक ही दिशा में u तथा u डैश वेग से, है ना, वेग से गति करते हुए, एक ही दिशा में गति करते हुए आपस में टकराते हैं, गति करते हुए आपस में टकराते हैं, गति करते हुए आपस में टकराते हैं,
है ना, आपस में टकराते हैं, जिससे दोनों पिंड, है ना, जिससे दोनों पिंड एक उभयनिष्ठ वेग, जिससे दोनों पिंड एक उभयनिष्ठ वेग भी प्राप्त करते हैं, उभयनिष्ठ वेग भी प्राप्त करते हैं। तो अब हम लोग को निकालना है बच्चों, ये बात आप लोग समझ में आ गया होगा कि माना दो पिंड जिसका द्रव्यमान क्रमशः m तथा m डैश है, दोनों एक ही दिशा में u तथा u डैश वेग से गति करते हुए आपस में टकराते हैं, जिससे दोनों पिंड एक उभयनिष्ठ वेग भी प्राप्त कर लेता है ना। तो अब हम लोगों को क्या जानना है कि टकराने से पहले पिंड की कुल गतिज ऊर्जा कितनी थी। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे टकराने से पहले, है ना, टकराने से पहले, क्योंकि यहाँ पर दोनों पिंड की गतिज ऊर्जा आपस में बराबर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ अप्रत्यास्थ संघात हो रहा है, इसीलिए दोनों हम लोगों ने पहले भी क्या लिखा था कि टकराने से पहले, इससे पहले टॉपिक्स में हम लोगों ने पढ़ा कि जहाँ संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर अंतिम वेग का निर्धारण हम लोग कर रहे थे, तो वहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का प्रयोग किया था। तो उसमें लिखा था क्या कि टकराने से पहले पिंडों का कुल गतिज ऊर्जा और टकराने के बाद पिंडों की कुल गतिज ऊर्जा आपस में बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर वैसी बातें नहीं होगी। तो हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, टकराने से पहले पिंडों की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, है ना, पिंडों की कुल गतिज ऊर्जा, टकराने से पहले पिंडों की कुल गतिज ऊर्जा, टकराने से पहले पिंडों की कुल गतिज ऊर्जा, तो इसको हम लोग E1 मान लेते हैं बच्चों, कुल गतिज ऊर्जा E1 हो गया, तो कितना होगा 1/2m u स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा 1/2m डैश और ये हो जाएगा u डैश स्क्वायर, है कि नहीं। अब लिखेंगे टकराने के बाद पिंडों की गतिज ऊर्जा, देखिए टकराने के बाद, है कि नहीं, टकराने के बाद पिंडों की गतिज ऊर्जा, है ना, टकराने के बाद पिंडों की गतिज ऊर्जा, टकराने के बाद पिंडों की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे m2, देखिए है ना, E2 इज इक्वल टू, देखिए E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2m, ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/2m डैश और ये हो जाएगा मेरा v डैश स्क्वायर, ये चीज़ होगा, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसको अब देखिए क्या करते हैं, तो E2 इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोगों को कॉमन कर सकते हैं, तो 1/2 v स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर कॉमन करेंगे और ये कितना हो जाएगा m प्लस m डैश। तो अब ये मेरा टकराने से पहले पिंड की गतिज ऊर्जा था और ये टकराने के बाद पिंड की गतिज ऊर्जा, तो ऊर्जा में कितनी हानि हुई, तो लिखेंगे ऊर्जा में हानि, है कि नहीं, ऊर्जा में हानि, है कि नहीं, ऊर्जा में हानि, तो कितनी हो जाएगी, तो E1 माइनस E2 ये ऊर्जा में हानि होगी। तो इस बात को हम लोग लिख देते हैं, तो E2 का वैल्यू को बैठाएंगे 1/2m, यहाँ हो गया u स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा 1/2 है ना m डैश और ये होगा है ना u डैश स्क्वायर। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे इसके साथ, E2 का वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, तो 1/2 यहाँ पर होगा v स्क्वायर m प्लस ये हो गया m डैश, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब देखिए टकराने जो टक्कर होता है ये प्रत्यास्थ टक्कर है और प्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, लेकिन संवेग संरक्षित रहता है। इस बात को आप लोगों को जानकारी में होनी चाहिए, तब ना वो एक विपरीत दिशा में वेग प्राप्त कर लेता है या अलग तरह का वेग प्राप्त कर लेता है ना। समझ में आ रहा होगा, टकराने से पहले जो वेग में परिवर्तन आया है कि नहीं, वो परिवर्तन संवेग को संरक्षित रखने के लिए आया था, इसीलिए यहाँ पर पिंड संवेग संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए है ना, देखिए टक्कर में संवेग संरक्षित रहते हैं, है कि नहीं, टक्कर में है ना, टक्कर में संवेग संरक्षित रहते हैं, है कि नहीं, टक्कर में संवेग संरक्षित रहते हैं, है ना, रहते हैं, टक्कर में संवेग संरक्षित रहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर संवेग संरक्षित रहेंगे, तो हम लिखेंगे है ना टकराने से पहले संवेग, है ना, टकराने से पहले संवेग, टकराने से पहले संवेग बराबर टकराने के बाद संवेग, टकराने के बाद संवेग
तो टकराने के पहले समवेग कितना हो जाएगा बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से। तो ये हो जाएगा एम यू प्लस और ये हो जाएगा एम डैश यू डैश इज इक्वल टू टकराने के बाद का समवेग एम भी प्लस ये होगा एम डैश और ये है सॉरी भी, क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ वेग प्राप्त कर लेते हैं। तो डेट सिंप्लाइज ये हो जाएगा एम यू प्लस ये होगा एम डैश यू डैश, इसमें से भी को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो ये कितना होगा एम प्लस एम डैश। तो इससे हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि भी का वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम यू प्लस एम डैश यू डैश और बटा यहाँ पर होगा एम प्लस एम डैश। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। अब इस भी का वैल्यू को हम लोग समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे रख देंगे, है कि नहीं। तो चलिए लिखेंगे भी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, आप लोग अपने कॉपी में उतार रहे होंगे बच्चों। तो लिखिए भी का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, भी का मान समीकरण 1 में, है ना, भी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 मेरा क्या है ना, तो इसको हम लोग डेल्टा ई मान लेते हैं। डेल्टा ई का मतलब क्या हो गया कि ऊर्जा में हानि E1 माइनस E2 इज इक्वल टू, तो हम लोग क्या लिखे हैं समीकरण को, उसको उतारेंगे एम ये हो गया यू स्क्वायर प्लस 1/2 एम डैश ये यू डैश स्क्वायर माइनस 1/2 और यहाँ पर हम लोग भी का वैल्यू रखेंगे। भी का वैल्यू कितना हो गया, तो हम लोग लिखेंगे एम यू प्लस एम डैश यू डैश बटा, है ना, एम प्लस एम डैश, इसका है होल स्क्वायर। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है बच्चों। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे 1/2 यहाँ पर भी है 1/2 यहाँ पर भी है, तो सब से 1/2 को हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो ये कितना हो गया देख पा रहे होंगे एम यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना होगा एम डैश यू डैश स्क्वायर माइनस, तो देखिए इसमें स्क्वायर आएगा तो ये टर्म ये मेरा एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म बचेगा क्योंकि दोनों में स्क्वायर है बच्चों। तो यहाँ पर भी कितना बचेगा बच्चों, इसको हम लोग ब्रैकेट में ही लिखेंगे। तो ये हो गया एम यू प्लस एम डैश यू डैश, है कि नहीं, ब्रैकेट बंद, इसका स्क्वायर, लेकिन नीचे वाले में स्क्वायर नहीं होगा। तो इस दोनों का हम लोग एलसीएम भी ले सकते हैं। इसके नीचे 1 है बच्चों, है ना, 1/2 लेकर के हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा एम प्लस एम डैश आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो ये कितना हो गया देख पा रहे होंगे एम डैश और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम यू स्क्वायर प्लस एम डैश यू डैश स्क्वायर और माइनस इसको हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, इसका स्क्वायर हो गया इस प्रकार, है ना। तो पेज चलिए खत्म हो गया। नेक्स्ट पेज में हम लोग इस कैलकुलेशन को देखेंगे बच्चों। इसको आप लोग अच्छी तरह से अपने कॉपी में उतार लेंगे, इसके बाद का कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग जो समीकरण को लिखे हैं बच्चों, एक बार समीकरण को हम फिर से उतार देते हैं यहाँ पर। जैसे मेरा डेल्टा ई हमको क्या प्राप्त हुआ बच्चों, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू यहाँ प्राप्त हुआ है E1 माइनस E2। ये समीकरण जो हम लोगों को प्राप्त हुआ कुछ इस प्रकार है, 1/2 है कि नहीं, ब्रैकेट में था एम प्लस एम डैश, है कि नहीं, और यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त हुआ है एम यू स्क्वायर प्लस एम डैश ये हो गया यू डैश स्क्वायर और माइनस यहाँ पर है एम यू प्लस, है ना, एम डैश यू डैश का होल स्क्वायर और नीचे में हम लोगों को जो एलसीएम लिए थे वो है एम प्लस एम डैश। इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है, कैलकुलेशन इसका हम लोगों को करना है ना। तो चलिए हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो 1/2 अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बारी बारी इसके अंदर करेंगे। तो एम को दोनों के साथ गुना करेंगे बच्चों, तो क्या होगा एम स्क्वायर यू स्क्वायर। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एम डैश, है ना, यू डैश स्क्वायर। एम डैश को हम लोग गुना करेंगे तो ये हो गया एम डैश, ये हो गया यू स्क्वायर। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एम डैश स्क्वायर और ये हो जाएगा यू डैश स्क्वायर। अब हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको हम लोग तोड़ देंगे, है ना। तो तोड़ेंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा बच्चों, है ना, तो ये भी होगा, माइनस को भी अंदर करेंगे और साथ में तोड़ भी देंगे। तो एम स्क्वायर यू स्क्वायर फिर हो जाएगा माइनस एम डैश स्क्वायर ये यू डैश स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2, है कि नहीं। आप लोग समीकरण को देख पा रहे होंगे, है कि नहीं, क्या प्राप्त हो रहा है 2m डैश और यू डैश ये दोनों प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ से कौन कौन टर्म कटेगा, एक ये टर्म कैंसिल हो गया और एक ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा। तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों, देख पा रहे होंगे कि 1/2
है कि नहीं, यहाँ से मिल रहा है एम एम डैश यू डैश स्क्वायर प्लस यहाँ से मिल रहा है एम एम डैश ये यू स्क्वायर, है कि नहीं। अब यहाँ से हम लोग को जो मिला वो हो गया 2m m डैश यू डैश, और सॉरी यहाँ पर हम लोगों का नीचे वाला टर्म जो है इसमें हम लोगों का छूट रहा था वो है m m डैश, यहीं पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर भी इसका नीचे वाला टर्म हो गया m और ये हो गया m डैश। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए सारे टर्म में m और m डैश है तो हम लोग m और m डैश को कॉमन कर लेंगे, है कि नहीं। एम एम डैश यहाँ पे कॉमन हो गया तो यहाँ से क्या बचा बच्चों, देख पा रहे होंगे यू स्क्वायर, ये यू डैश स्क्वायर और इधर हो गया 2u और ये यू डैश, और नीचे में जो टर्म हम लोगों को प्राप्त है वो है एम एम डैश। तो ये किसका समीकरण है, आप देख पा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है कि नहीं। तो ऊर्जा में हानि मेरी कितनी हुई, इसका मतलब है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू 1/2m और ये m डैश और ये कितना हो गया u माइनस यू डैश का होल स्क्वायर और पूरा में हो गया m डैश। तो ये समीकरण हमको प्राप्त होता है। इस समीकरण से हमको क्या पता चलता है बच्चों, देखिए यहाँ पर इस समीकरण से हमको यही पता चलता है कि यहाँ पर वेग जो होता है ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। वेग क्या है कि दोनों पिंडों के वेगों का अंतर, देखिए यहाँ पर दोनों पिंडों के, है ना, दोनों पिंडों के वेगों का अंतर, है ना, दोनों पिंडों के वेगों का अंतर पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग रहने से क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि वेग कुछ भी क्यों ना हो, है कि नहीं, वेग ऋणात्मक भी क्यों ना हो, दोनों पिंडों का वेग एक दूसरे के विपरीत गति करते हुए भी क्यों ना टकरा रहा हो, है ना, वो हर हाल में पॉजिटिव होता है। यदि पॉजिटिव होगा, है कि नहीं, क्योंकि द्रव्यमान तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है यहाँ पर, है ना, जो इस ऊर्जा को नेगेटिव बनाएगा, तो जो भी नेगेटिव बनाने वाला टर्म था वो वेग ही था, और यहाँ वेग का वर्ग प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि वेग में परिवर्तन ऋणात्मक भी क्यों ना हो और ये स्क्वायर उसको धनात्मक बनाएगा, हर हाल में ये संख्या पॉजिटिव आती है कि नहीं, हर हाल में। इसका मतलब हो गया कि u माइनस यू डैश का स्क्वायर एक धनात्मक संख्या है कि नहीं, एक धनात्मक राशि है, या लिख सकते हैं राशि भी, एक धनात्मक राशि है कि नहीं, एक धनात्मक राशि है। इसलिए धनात्मक राशि है, इसलिए संघात के बाद, है ना, इसलिए संघात के बाद ऊर्जा में हानि होती है कि नहीं, ऊर्जा में हानि होती है बच्चों, इस बात को याद रखना है, ऊर्जा में हानि होती ही होती है। तो इस सभी बातों को आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा, जाना और समझा, है कि नहीं, इसे अच्छी तरह से जाना बच्चों। तो चलिए, तो ये लेसन जो है बच्चों, आज मेरा संघात लेसन में कुछ इतना ही टॉपिक्स था, है कि नहीं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक्स या नया लेसन, है कि नहीं, जिसमें एक बात यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ बच्चों कि जब भी किताब में बातें जो लिखी जाती है वो एक समान वृत्तीय गति, है कि नहीं, एक समान वृत्तीय गति, जिसका वीडियो मैंने बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया था, एक समान वृत्तीय गति। उसके बाद आता है घर्षण, है कि नहीं, घर्षण, और तीसरा में आता है संघात। ये तीनों एक ही लेसन में पढ़ाया जाता है बच्चों, है कि नहीं। सबसे पहला पढ़ाया जाता है घर्षण को, उसके बाद पढ़ाया जाता है एक समान वृत्तीय गति को, उसके बाद पढ़ाया जाता है संघात। इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि ये एक एक्सरसाइज है जिसमें 3 लेसन अलग अलग होते हैं, है कि नहीं, इसमें याद रखिएगा, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को मिलता है। तो इसका मतलब इस तीनों टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, ख़त्म कर दिया, अच्छी तरह से इसको मैंने आप लोगों को पढ़ा के बता दिया। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट लेसन, जो नया अध्याय ये शुरू करने वाले हैं बच्चों, उसमें अब आता है वर्क पावर एंड एनर्जी। ये अब हम लोग नया लेसन शुरू करेंगे, वर्क पावर एंड एनर्जी। हम लोग इस नए लेसन को हम लोग शुरुआत करेंगे। ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है बच्चों और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसका लगभग 2 से 3 या 4 वीडियो लगभग बनेगा, उसके बाद ये लगभग ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद हमारा जो है इम्पोर्टेंस लेसन सब स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि एक क्या बोलते हैं,
घूर्णन गति की, है ना, उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण, उसके बाद है प्रत्यास्थता, है ना, श्यानता, सरफेस टेंशन। तो वो सब अलग अलग लेसन मेरा अब शुरुआत होने वाला है, तो उसको अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता होगी, है ना। तो आज का वीडियो मेरा बच्चों इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा, है ना, लेसन में है भी नहीं कि जो मैं एक नया लेसन को शुरुआत करूँ। तो इस लेसन को आज मैंने कंप्लीट किया। अब आगे के लेसन में आप लोगों को अच्छी तरह से बने रहना है हमारे साथ, और सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझना है, पढ़ना है और उसे जानना है। जो भी तरह की दिक्कत आती है बच्चों अभी तक आप लोगों को पढ़ने में, तो बिना संकोच किए, है ना, उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को लिख करके ज़रूर मुझे बताएं, है ना, ज़रूर मुझे बताएं, तब मैं आप लोगों का समझूंगा। यदि आप लोगों को समझ में आता है तो उसे भी आप लोग लिखें कि जी मुझे समझ में आया ये सारी चीज़ों को। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो उसे भी आप लोग लिखें कि मुझे समझ में नहीं आया सर, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, उस चीज़ को भी लिखें बच्चों, है ना। तभी मैं आप लोगों का सारा कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर पाऊँगा, अन्यथा मैं दूर नहीं कर पाऊँगा। तो ठीक है बच्चों, है ना, इन्हीं बातों के साथ मैं आज वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, आप लोग से विदा लेना चाहूँगा। आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहें। तो वैसे बच्चे जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो उसका सबसे पहला काम होगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन बटन को दबाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज, है ना, मैं आप लोगों के साथ उपस्थित रहूँगा एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दें, है ना। आप लोग जो वीडियो को आज मेरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।